सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम संविधान में आर्टिकल नंबर 1 से 11 तक पढ़ चुके हैं, यानी कि भाग 1 और भाग 2 को हम कवर कर चुके हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी भाई वो हमारी पहले की जो 5 क्लासेज हैं उनको एक बार जा करके फिनिश कर लें। ठीक है, जो आज वाले है भाई, आज वाली क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा भाग 3। जो भाग 3 है भाई, हमारे भाग 3 में मेंशन किए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार। और जो भाग 3 में अनुच्छेद हैं वो है भाई 12 से लेकर के 35 तक। हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे? 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक भाग 3 के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर मेंशन है हमारे मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार, ठीक है ना भाई। जो ये मौलिक अधिकार हैं भाई, ये हमने कहां से लिए हैं, कौन से विदेशी सोर्स से लिए हैं? ये लिए गए भाई संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है भाई। अच्छा, जो हमारा संविधान का भाग 3 है ना भाई, उसको संविधान का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का अधिकार पत्र, या फिर इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। संविधान के भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को संविधान का अधिकार पत्र भी कहते हैं। संविधान का अधिकार पत्र, या फिर भाई मैग्ना कार्टा, या फिर मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इसको। ठीक है ना। संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जो मौलिक अधिकार है ना भाई, वो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। राज्यों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं का मतलब है मेरा कि भाई जो ये मौलिक अधिकार है ना, इनको लागू करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, और अगर वह इनको लागू नहीं करती है तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में जा सकते हैं। देखो, मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, राज्यों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। ठीक है ना। मौलिक अधिकार अदालतों में परिवर्तनीय हैं। अदालत में परिवर्तनीय है का मतलब है कि अगर राज्य सरकार इनको लागू ना करे तो हम सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत इनके खिलाफ मतलब इनके लिए अपील कर सकते हैं। देखो, मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में परिवर्तनीय हैं, यानी कि इनको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के लिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226 के तहत अपील कर सकते हैं। भाई हमारे जो राज्य सरकार है वो हमारे को मौलिक अधिकार, हमको हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रही है। ठीक है ना। अच्छा भाई, मौलिक अधिकार है ना भाई, जो हमारे, मान लो देश के अंदर इमरजेंसी लग गई, उस टाइम पे भाई मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उनको
कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 20 व 21 आर्टिकल इसके अपवाद हैं। 20 व 21 अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 इसके अपवाद हैं, ठीक है ना। यानी कि ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी निलंबित नहीं होंगे, इसके अपवाद हैं भाई, ठीक है ना। अच्छा भाई, और आगे क्या है भाई, जो है ना फंडामेंटल राइट्स वो भारतीयों को भी दिए जाते हैं और विदेशियों को भी दिए जाते हैं, लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 ये अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। ये अनुच्छेद यानी कि ये मौलिक अधिकार सिर्फ व सिर्फ भारतीयों के लिए है भाई, भारतीयों के लिए है, ठीक है ना। वैसे तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 तक हैं, ये भारतीयों को भी दिए जाते हैं और ये विदेशियों को भी दिए जाते हैं, लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 ये मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिए जाएंगे भाई, ठीक है ना। विदेशियों को ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। अच्छा भाई, जो मौलिक अधिकार हैं भाई, पहले उनमें यह बोला गया था भाई मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन केशवानंद भारती मामला 1973 में यह बोला गया है कि भाई मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। केशवानंद भारती मामला 1973 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है भाई, ठीक है ना। ये बात बोली गई है क्या नाम है केशवानंद भारती मामला के अंदर। अच्छा भाई, ये तो था हमारा थोड़ा सा बेसिक सा भाग 3 के बारे में, कैसे ये हमको मिलेंगे, किन किन को मिलेंगे, क्या किसी परिस्थिति में इनको निलंबित किया भी जा सकता है या हमेशा परमानेंट ये लागू रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब शुरू होता है हमारा आर्टिकल नंबर 12 भाई। आर्टिकल नंबर 12, जो आर्टिकल नंबर 12 है उसमें कहा गया है, इसमें मेंशन की गई है राज्य की परिभाषा। एक राज्य की क्या परिभाषा होगी वो आर्टिकल नंबर 12 के अंदर बताई गई है, ठीक है ना, राज्य की परिभाषा, ठीक है भाई। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 के अंदर क्या है भाई, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वालोकन, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू से मेरा क्या मतलब है भाई, मान लो संसद कोई कानून पारित करती है, फिर जो सुप्रीम कोर्ट है जो कि हमारे संविधान का रक्षक है, वो ये देखेगा कि भी जो सरकार ने कानून बनाया है उससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, जो फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को दिए गए हैं वह कानून उनका विरोध तो नहीं करता, उनको हटाने की बात तो नहीं करता। अगर वो ऐसा करता है कानून, तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस कानून को शून्य कर देगा भाई, उस कानून को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। 12 में तो क्या है हमारी राज्य की परिभाषा है और 13 में क्या है, जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि न्यायिक पुनर्वालोकन, ठीक है भाई। इसके बाद भाई हमारा आता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 जो हमारा भाग 3 है वो 12 से लेकर के भाई 35 तक रहेगा, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 14 में बोला गया है कानून के समक्ष समता, कानून के सामने सभी बराबर हैं, ठीक है।
भाई ये जितने भी आर्टिकल है ना साथ की साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, ये ज़्यादा नहीं है 395 है टोटल, उनमें से इंपॉर्टेंट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ही करेंगे जो जरूरी है, ठीक है ना। देखो आर्टिकल नंबर 14, देखो भाई क्या है, समानता का अधिकार। ये जो समानता के अधिकार है ना, ये 14 से 18 तक मेंशन है, ठीक है ना। देखेंगे कौन कौन से। 14 में तो है भाई विधि के समक्ष समानता। विधि के जो समक्ष समानता है यानी कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे, ये कहां से ली हमने, ब्रिटेन से। इसमें बोला गया है भाई संसद द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून सभी पर लागू होगा, सभी पर लागू होगा जो भारत का नागरिक होगा, ठीक है ना। संसद कोई भी कानून बना दे वो सभी भारतीयों के ऊपर लागू होगा। लेकिन साथ में ये भी बोला गया है कि भाई लेकिन असामान्य परिस्थितियों में सभी के ऊपर लागू नहीं होगा। भाई साथ में ये भी बोला गया है नहीं होगा, अगर कोई सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो उस केस में वो सभी के ऊपर लागू नहीं होगा। यहां पर मेरा मतलब है भी जैसे देखो, जैसे पुलिस वगैरह के लिए जो फिजिकल आता है उसमें पता है जो बॉयज के लिए है ना वो रनिंग ज़्यादा डिसाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, भाई इतने में इतना दौड़ना है। लेकिन जो गर्ल्स होती है ना उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए डिस्टेंस कम रखी जाती है, ठीक है ना। वैसे एक तो कानून क्या बनाया गया भी पुलिस में लगने के लिए क्या करना है, फिजिकल क्लियर करना होगा, इतना दौड़ना होगा। लेकिन उसमें लड़कियों के लिए अलग से डिस्टेंस तय की गई है भाई उनको इतने समय में इतना दौड़ना होता है, यानी कि। लेकिन यही बात इसी में भी असामान्य परिस्थितियों में वो कानून सभी के ऊपर बराबर नहीं भी होगा, ठीक है ना। क्या 14 में कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सभी बराबर होंगे, लेकिन अगर कोई असामान्य परिस्थिति है तो उस केस में भाई क्या कर सकते हैं, भाई उनके लिए कुछ अलग से रूल भी बनाए जा सकते हैं। फिर आता आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 भाई शैक्षणिक संस्थानों में केवल भारतीय जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसमें जो एडमिशन दिया जाएगा वो भारतीयों को दिया जाएगा। किस प्रकार से, देखो इसमें भी क्या है, पार्ट है 15 में 1 यानी कि 15 कै कि राज्य नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर राज्य का कोई भी नागरिक वहां पर दाखिला लेना चाहता है तो राज्य सरकार उसके साथ चाहे वो किसी धर्म का हो, ये चीज नहीं देखेगी, किसी जाति का हो, किसी लिंग यानी कि चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, किसी भी वंश से हो या फिर जन्म के आधार पर उनसे कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ये बात मेंशन की गई है अनुच्छेद 15(1) में, या हिंदी में बोलेंगे तो 15 कै में, ठीक है ना। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये आया था भाई इनमें से अनुच्छेद 15(1) में इनमें से किसका वर्णन उसमें शामिल नहीं है, और उसमें भाई ऑप्शन दे रखा था भाषा। 4 ऑप्शन दे दिए थे भाई, धर्म, जाति, लिंग और भाषा, कौन सा इनमें अनुच्छेद 15(1) में शामिल नहीं है। इसमें लिखना साथ में, इसमें भाषा का कोई जिक्र नहीं है, इसमें भाषा का कोई जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं है। भाई जितनी भी अब तक हमने पॉलिटी पढ़ी है ना, जितनी भी एक एक पॉइंट जो भी मैंने अभी तक ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम का प्रीवियस रहा है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना कि भाई अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट एक्सक्लूड नहीं करना है कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सारा का सारा डाटा एक को एक पॉइंट यानी कि पॉइंट टू पॉइंट सारा का सारा प्रीवियस है, यानी कि ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई हमको क्या छोड़ना है क्या करना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है भाई हमारा 15 का भाग दूसरा, राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए क्या करेगा, विशेष प्रावधान करेगा। राज्य क्या करेगा, महिलाओं व बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करेगा शैक्षणिक संस्थानों में। अगला जो छठा है 15 का 6, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में
ईडब्ल्यूएस के तहत भाई 10% आरक्षण दिया गया है, यानी कि उनके लिए वहां पर 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो ये ईडब्ल्यूएस है भाई, हमको ये 130वां संविधान संशोधन 2019 के तहत मिला। संविधान संशोधन 2019 के तहत, ठीक है ना। शैक्षणिक संस्थानों में यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो 10% हमको आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 103वां संविधान संशोधन, जो कि 2019 में हुआ था। एक चीज और मैं कहूंगा भाई, बीच बीच में हम है ना कुछ संविधान संशोधन को भी पढ़ते हुए चल रहे हैं। इन संविधान संशोधन को भी साथ के साथ कवर लेना। हाँ, हो सकता है हम लास्ट में भी एक अलग से दोबारा से इनको रिवीजन के लिए एक टॉपिक निकाल ले। जितने भी ये संविधान संशोधन साथ के साथ बता रहा हूं, इनको साथ के साथ याद करते हुए चलेगा। और अनुच्छेद तो मैं साथ के साथ करवा रहा हूं आपको, ठीक है भाई। इसके बाद भी आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 16। देखो अनुच्छेद नंबर 16 में क्या है भाई, लोक नियोजन में समान अवसर, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी उसमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, ये बात कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 16। लेकिन भाई इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। 16 का दूसरा भाग यानी कि 16 का ख, समान अवसर धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान व ओरिजिन के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। क्या? इनके आधार पर अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब निकाली जाती है तो समान अवसर मिलेंगे सबको। धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान व उद्गम के आधार पर इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा भाई, ठीक है ना। फिर तीसरा क्या कहता है, तीसरा भाग इसका, लेकिन राज्य अपने यहां निवास की शर्त रख सकता है भाई। निवास की शर्त रख सकता का मतलब है भाई, तुमने देखा होगा कुछ जॉब वगैरह ऐसी निकलती है जैसे हरियाणा वाले हरियाणा के ही अप्लाई करते हैं, जिसके पास सिर्फ हरियाणा का डोमिसाइल है। पंजाब में कुछ वैकेंसी निकलती है, उसको अदर स्टेट का अप्लाई नहीं कर सकता। तो यानी कि राज्य की ये मर्जी है कि भाई वो वहाँ पे भाई ये बोले कि भाई इसको तो सिर्फ हरियाणा वाले ही अप्लाई कर पाएंगे या फिर इसको तो यूपी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, ये राज्य की मर्जी है। 16(3). 16(4) में भाई सरकारी नौकरियों में आरक्षण उनको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उनको मिलेगा जो समाज में या तो पिछड़े हुए लोग हैं या फिर उनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, यानी कि किसी विशेष जाति के, किसी विशेष वंश के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, सरकार के अंदर उनका हिस्सा ही नहीं है, उनको आरक्षण दिया जा सकता है। देखो हमारा संविधान किस तरीके से यहां पर तो बोलता सभी को समान अवसर मिलेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यहां पर बोलता है भाई उनको आरक्षण दिया जा सकता है, उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। छठे में है भाई ईडब्ल्यूएस के तहत नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा भाई। जो हमने देखो ध्यान रखना, जो 15(6) पढ़ा था उसमें था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, और इसमें जो है ये है भाई हमारा गवर्नमेंट जॉब के अंदर, जो किसके तहत ऐड किया गया, 130वां संविधान संशोधन 2019। संविधान संशोधन 2019 के तहत हमको 10% का जो रिजर्वेशन मिला हुआ है ईडब्ल्यूएस के तहत, वो किस किस में आता है, एक तो 15(6) और एक 16(6). जब संविधान लागू हुआ ना भाई उस टाइम पे एससी को तो 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण इनको शुरू से ही मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस को तो जैसे 2019 में मिला, ओबीसी को भी 27% दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा भाई जो रिजर्वेशन है ना वो शुरू में इनको भाई कुछ समय के लिए दिया गया था, लेकिन समय समय पर इनका टाइम पीरियड बढ़ता गया भाई, ठीक है ना, और जो वर्तमान में भी है। अच्छा भाई इसके बाद क्या होता है, एक इंदिरा साहनी केस आता है, इंदिरा साहनी केस 1992 का। उसमें यह बोला जाता है 50% से अधिक रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, नहीं मिलेगा, नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। ये जो रिजर्वेशन दिया गया है ना, यानी कि 15.7% और ओबीसी को मैंने बताया 27.5% मिला हुआ है, ईडब्ल्यूएस को 10% मिला हुआ है। इनमें यह बोला गया था अभी किसी भी केस में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता,
कुल मिला के, ठीक है ना। लेकिन साथ में ये बोला गया असामान्य परिस्थितियों में दिया भी जा सकता है, असामान्य परिस्थितियों में दिया जा सकता है, दिया जा सकता है भाई, ठीक है ना। ये हमारा संविधान कुछ इस तरीके से ही है भाई। एक पॉइंट पर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे में एक्सेप्शनल केस आ जाता है, क्या है, दूसरे में बोल रहा सभी को समान अवसर मिलेंगे, यहाँ पर फिर से बोल रहा भी आरक्षण दिया जा सकता है। फिर एक इंदिरा साहनी केस में उसमें बोलते हैं भाई 50% अधिक नहीं होगा, और फिर साथ के साथ ये बोल देते हैं कि भाई असामान्य परिस्थितियों में दिया जा सकता है। और ये जो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल में पहले पूछा जा चुका है, उसमें दोनों ही ऑप्शन दिए गए थे भाई, ईडब्ल्यूएस को कौन से अनुच्छेद के तहत आरक्षण दिया गया, उसमें 15(6) और 16(6) दोनों एक ही ऑप्शन में अवेलेबल थे, ठीक है ना। दोनों याद रखना, ये तो नौकरियों के तहत है, जो 15(6) वाला था वो किसके तहत था, शैक्षणिक संस्थानों यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भाई, ठीक है ना। इसके बाद है जो है भाई वो है हमारा आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी, असस्पृश्यता का अंत। भाई पहले क्या था, क्या नाम है, जो कुछ कास्ट के लोग थे उनको पहले ये बोला जाता था कि वो उच्च जाति के लोगों को टच नहीं करते, छुआछूत बोलेंगे जिसको, ठीक है ना, उसको एक अपराध घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 17 क्या है, अनटचेबिलिटी, असस्पृश्यता का अंत, असस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना। इसको क्या कर दिया गया, घोषित, कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया भाई, ठीक है ना। इसके बाद जो आता है भाई हमारा आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। इस अनुच्छेद में क्या किया गया भाई, सेना व शिक्षा के अलावा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया, सभी उपाधियों का अंत कर दिया भाई, सभी उपाधियां हटा दी गई, अंत कर दिया, ठीक है ना। पहले क्या होता था भाई, कोई भी जैसे पुराने टाइम में राजे महाराजे होते, कोई महाराजा धीराज की उपाधि लिए हुए है, कोई कविराज की उपाधि लिए हुए है, यानी कि क्या कर दिया भाई, अब सेना व शिक्षा के अलावा देश के अंदर कोई भी उपाधि नहीं होगी। और अगर कोई विदेश से उपाधि लेता है, कोई विदेश सम्मानित करना चाहता है उपाधि के द्वारा किसी व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को, तो उसको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है भाई। अच्छा, जो अब हमारे यहाँ पे पद्म, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है ना, ये जितने भी अपने भाई पुरस्कार हैं वो सभी इसी अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं, ठीक है ना भाई। क्या 18 में भी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, और बस कौन कौन सी हैं अभी उपाधियां, सेना की और शिक्षा की, इनके अलावा सभी हटा दी गई। शिक्षा में जैसे भाई कोई पीएचडी कर ले तो हम उसको डॉक्टर की उपाधि दे देते हैं, ठीक है ना। सेना में और शिक्षा के अलावा सभी उपाधियां हटा दी गई हैं। जो हमारे यहाँ पर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार मिलते हैं वो सभी आर्टिकल नंबर 18 के तहत ही दिए जाते हैं भाई, ठीक है ना। अच्छा भाई, आर्टिकल नंबर 19 से लेके जो 22 तक है उसमें है भाई स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 से 22, जो 14 से 18 हमने पढ़ा भाई वो था हमारा समानता का अधिकार, उसमें सभी समानताओं का वर्णन था, ठीक है ना। देखो 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। जो हमारा मूल संविधान था भाई, मूल संविधान, उसमें 7 प्रकार की फ्रीडम दी गई थी, 7 प्रकार की स्वतंत्रता, 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी भाई, ठीक है ना। देखो कौन कौन सी थी, 19A
19(1) के तहत क्या था? बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। और जो प्रेस की स्वतंत्रता है भाई, हमारी प्रेस की फ्रीडम है, वो भी इसी अनुच्छेद में आती है। प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता भाई 19 के जो दूसरा भाग था उसमें क्या है भाई? हथियारों के बिना, यानी कि बिना हथियारों के एक जगह एकत्र होने की स्वतंत्रता, या फिर कोई सभा करने की स्वतंत्रता। बिना हथियारों के, बिना हथियारों के एकत्र होने व सभा बनाने की स्वतंत्रता, सभा बनाने की स्वतंत्रता भाई, ठीक है ना, स्वतंत्रता। जो तीसरा है वो है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है ना। जो चौथी स्वतंत्रता है भाई 19 के 4 में जो मेंशन है, हम देश के किसी भी हिस्से में घूमने जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ठीक है। और जो 19 का 5 है उसमें है भाई देश के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता, यानी कि हम भारत देश के किसी भी हिस्से में जाकर के बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, लेकिन अब उसको जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया भाई, हम जम्मू कश्मीर में भी जाकर के रह सकते हैं, ठीक है ना। देश के किसी भी हिस्से में रहने व बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। जो छठा है, छठे में है भाई संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले हमारे मूल अधिकार के अंदर था, लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। 1978 के द्वारा क्या कर दिया? इसको हटा दिया गया भाई, के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद जो है 19 का 7, उसमें है भाई कोई भी जीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता, कोई भी जीविका, कोई भी जीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता। हम कुछ भी अपनी जीविका के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्रता। जो मूल संविधान था हमारा उसमें 7 प्रकार के स्वतंत्रता, फ्रीडम हमको दी गई थी, लेकिन जो हमारा ये संपत्ति का अधिकार है भाई, इसको 1978 में हटा दिया गया था, ठीक है ना। इसमें कुछ पार्ट्स में ऐसे भी लिखा मिलेगा भाई, ये 19 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F और G। वर्तमान में जो स्वतंत्रता है 19 के कौन से भाग में है? A B C D E और उसके बाद है भाई डायरेक्ट G। इनके हर एक को याद करना है, क्योंकि भाई अब क्या हो गया है कि भाई वो इनके पार्ट्स में पूछने लगा है भाई 19 के कौन से भाग में ये है, मेंशन है, ठीक है ना। पहला तो देखो बोलने की स्वतंत्रता, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी इसी में पहले में ही शामिल है। पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है बोलने की स्वतंत्रता, फिर है भाई बिना हथियारों के एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, यानी कि हम क्या करेंगे, बोल बोल के सभी को एक साथ इकट्ठा करेंगे, ठीक है। फिर हम इकट्ठा होने के बाद क्या करेंगे, एक संघ बनाएंगे। संघ बनाने के बाद फिर हम एक साथ कहां पे क्या करेंगे भाई, घूमने फिरने जाएंगे। और जब घूमने फिरने जाएंगे तो वहां पर हम जा करके फिर क्या करेंगे, बस भी जाएंगे, ठीक है ना।
और फिर उसके बाद भाई बसने के बाद हमको वहां पर अपना काम चलाने के लिए कोई ना कोई व्यापार भी करना होगा। ऐसे याद कर सकते हैं क्या, पहले तो हम बोल बोल के एक साथ सभी को बुलाएंगे, इकट्ठे होने के बाद हम एक संघ बनाएंगे, संघ बनाने के साथ हम के बाद हम घूमने फिरने जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे तो भाई वहाँ पर अच्छा लगा जाके हमको, वहीं पर क्या है बस जाएंगे, और फिर वहाँ पर बसने के बाद वहाँ पर अपना काम चलाने के लिए हम कोई ना कोई व्यापार भी करेंगे। और जो ये बीच में एक रह गया है भाई संपत्ति का अधिकार, ये वर्तमान में हमारे संविधान की स्वतंत्रता से हटा दिया गया है। इसको 300 के एक आर्टिकल में डाला गया, उसको आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला आता है भाई वो है हमारा अनुच्छेद नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 में क्या है भाई, अपराधों के लिए दो संधि के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या मेंशन किया गया भाई, इसमें मेंशन किया गया किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा मिलेगी। क्या बोला गया इसमें, किसी भी व्यक्ति एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, एक बार सजा मिलेगी, और वो सजा उसी कानून के अनुसार मिलेगी जिस वक्त वो अपराध हुआ है, ठीक है ना। और सजा उसी समय के यानी कि अपराध के समय हुआ जो के समय उसी समय के कानून के अनुसार मिलेगी, कानून के अनुसार मिलेगी। कैसे, देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति एक क्राइम करेगा तो उसके लिए सिर्फ उसको ऐसा नहीं कि बार बार सजा दी जाएगी, उसको सिर्फ एक बार मिलेगी, और जिस टाइम पे उसने जो क्राइम किया उस टाइम पे जो कानून प्रेजेंट है उसके अनुसार मिलेगी, न कि बाद में उसमें होने वाले संशोधन के अनुसार। ऐसा समझो कि मान लिया किसी ने 2020 में कोई क्राइम किया है और उस क्राइम के लिए उस टाइम पे सजा है 7 ईयर्स की, ठीक है ना, और 2022 में उस कानून में अमेंडमेंट हो जाता है, उसके लिए जो सजा निर्धारित की जाती है वो है 10 ईयर्स, ठीक है ना। और कोर्ट का जो ये 2020 का मामला था, इसका फैसला आता 2023 में, तो यहां पर उसको सजा 10 साल नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी 7 साल, क्योंकि उसने जिस टाइम पे क्राइम किया था उस टाइम पे 7 साल की सजा का प्रावधान था, ठीक है ना। सजा उसी समय के अनुसार मिलेगी जिस समय पर जो सजा उसी समय के कानून के अनुसार मिलेगी जिस समय पर अपराध हुआ, ठीक है ना। अगला है भाई प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें हमको कुछ फ्रीडम दी गई है। पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। भाई हमको अपनी प्राइवेसी रखने का पूरा पूरा अधिकार है। जो इंटरनेट का अधिकार है वो भी इसी के अंदर आता है। इंटरनेट का हमारा मूल अधिकार है भाई, अधिकार। और जो ये अधिकार है भाई ये जे.एस. खेहर की पीठ ने घोषित किया था। ये पूछा गया है ये किसकी पीठ ने घोषित किया था ये अधिकार, जे.एस. खेहर की पीठ के द्वारा ये घोषित किया गया था। ये प्रीवियस है, भाई किसने घोषित किया था, शुद्ध वातावरण, शुद्ध वातावरण, सही समय पर सही इलाज, सही समय पर सही इलाज पर सही इलाज भाई। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मौलिक अधिकार है हमारा नींद लेने का अधिकार भाई। कौन सा अधिकार है, नींद लेने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार है भाई, ठीक है ना। निजता का अधिकार यानी कि हमारे पास हमारी प्राइवेसी रखने का पूरा पूरा अधिकार है। हम अपने फोन का पैटर्न लोग किसी को बताए या ना बताए,
ठीक है ना, ये हमारी मर्जी के ऊपर है। आर्टिकल नंबर 21 के तहत हमको इसकी फ्रीडम मिली हुई, जितना मर्जी हम सोए, हमारी फ्रीडम है। अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि भी वो अपने नागरिकों को शुद्ध वातावरण उपलब्ध करवाए, क्योंकि ये क्या है, उनका फंडामेंटल राइट। 21 कै भाई, 21 कै में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पूर्ण शिक्षा का अधिकार, पूर्ण शिक्षा का अधिकार, पूर्ण शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। 21 कै के अंदर है ये हमारा 86वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। 86वां संविधान संशोधन भाई, 86वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था ये, ठीक है ना। क्या 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको पूर्ण शिक्षा लेने का अधिकार है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 21 के अगला आता है भाई आर्टिकल नंबर 22, यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर पुलिस हमको अपने मनमाने तरीके से गिरफ्तार करती है तो हमारे पास तीन प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला, उनको भाई हमें हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, का कारण बताना होगा भाई उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया है, बताना होगा। दूसरा क्या है हमारे पास, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का हमारा पूरा अधिकार है। अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार, सलाह लेने का अधिकार भाई, ठीक है ना। ये हमारी फ्रीडम है। अगर पुलिस हमको अपने मनमाने तरीके से उठाकर ले जाए तो हमारे पास ये राइट्स है कि भाई वो अपने पसंद के वकील से सलाह ले सके। तीसरा, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के सामने पेश करना होगा, दंड अधिकारी के सामने पेश करना होगा, दंड अधिकारी के सामने पेश करना होगा, के सामने पेश करना होगा। यानी कि कोई भी पुलिस हमको 24 घंटे से ज्यादा पुलिस स्टेशन के अंदर बंद नहीं रख सकती, और अगर वो ऐसा करती है तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 के तहत जा सकते हैं, ठीक है ना। ये है भाई हमारा आर्टिकल नंबर 22। 20 में तो क्या है, अपराधों के लिए दोषिंदी के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, और सजा भी उसी के अनुसार मिलेगी जिस समय उसने अपराध किया, उस समय पर जो कानून उस टाइम पे मौजूद था। 21 में प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। हमारे पास पूरा अधिकार है भाई, हम अपनी कोई भी प्राइवेसी रखें, ठीक है ना। निजता का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार है हमारे पास। शुद्ध वातावरण सरकार हमको प्रोवाइड करवाए, ये हमारा मौलिक अधिकार है। सही समय पर हमारा सही समय पर इलाज होना चाहिए। फिर इसका एक पार्ट है 21 के, 6 से 14 साल के बच्चों को पूर्ण शिक्षा का अधिकार है भाई, ठीक है ना। इनको अपनी शिक्षा लेने का पूर्ण अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। आर्टिकल नंबर 22 है जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, यानी कि हमारे पास अगर पुलिस हमको क्या नाम है कस्टडी में ले ले तो हमारे पास 3 प्रकार के राइट्स है। पहले तो हम उनसे पूछेंगे, पहले तो हमको रीजन बताओ हमको क्यों पकड़ा गया है, फिर वो कारण बताएंगे, तो उस संबंध में हमारे पास ये अधिकार होगा कि भाई हम अपनी पसंद के वकील से सलाह लें, और 24 घंटे के अंदर उस पुलिस को हमें दंड अधिकारी यानी कि कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर पेश करना होगा। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 22। अगला जो है भाई आर्टिकल नंबर 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है भाई, ठीक है ना। भाई ऐसे भी पूछ लेता है भाई कौन से आर्टिकल में स्वतंत्रता का है,
कौन से कौन से अनुच्छेद में समानता का, जो समानता है वो 14 से 18 में थी, जो स्वतंत्रता है हमारी वो 19 से 22 के अंदर है, ठीक है ना। और 23 से 24 है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। 23 में क्या है भाई, 23 में क्या है भाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक अपराध है, यानी कि व्यक्ति की खरीद व बिक्री एक कानून अपराध है। व्यक्ति की खरीद व बिक्री या फिर उससे कोई जबरदस्ती काम कराना, यानी कि बलात्सरम, बलात्सरम यानी कि जबरदस्ती काम करवाना एक कानूनन अपराध है, एक कानून अपराध है। ऐसा नहीं है भाई हम यहाँ पे कोई भी काम करवाने के लिए किसी व्यक्ति को खरीद लें और उससे काम करवाएं, ये आर्टिकल नंबर 23 का क्या करता है, उल्लंघन करता है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 24, किसी भी जोखिम भरे कार्य के स्थान पर 14 से कम साल के बच्चों को नहीं रखा जा सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता। जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता। ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जोखिम भरे कार्य से मेरा मतलब है किसी केमिकल फैक्ट्री में, किसी भट्ठे वगैरह पे, यानी कि भाई जहां पर जान का ज्यादा खतरा हो, जहां पर ज्यादा संभल करके कार्य करना पड़ता हो। अगला कौन सा भाई हमारा, अगला जो अनुच्छेद है वो है 25 से लेकर के 28 तक किसका वर्णन है भाई, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है, ठीक है ना। धर्म की स्वतंत्रता को लेकर हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं। जो अनुच्छेद 25 है भाई उसमें है अंत्यकरण की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार उसका पालन करने व उसका आचरण करने की पूरी अनुमति है, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुरूप आचरण व धर्म प्रसार करने की अनुमति, धर्म प्रचार करने की अनुमति भाई, ठीक है ना, करने की अनुमति है। वो अपने धर्म को लेकर के कहीं पर भी जाके प्रचार करे, उसका क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। धर्म के अनुरूप आचरण से मेरा मतलब है जैसे सिख है, सिखों के धर्म में क्या है भी, वो शुरू से ही कृपाण पहनते हैं, कृपाण हो गया, ठीक है ना। जैसे हम बैंक के अंदर जाएंगे, क्या हमको कोई ऐसी हथियार वगैरह लेके जाने देगा, नहीं लेके जाने देगा, क्योंकि वो चीजें हमारे धर्म के अंदर नहीं है। लेकिन सिख लेके जा सकते हैं क्योंकि भाई ये उनके धर्म के अनुरूप है, उनके धर्म में ये चीजें शामिल हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई एक बात और बोली गई इसमें जो हिंदू वर्ड है आता है, हिंदू का अर्थ सिख, जैन वह बौद्ध धर्म से ही है, वह बौद्ध धर्म से ही है भाई, बौद्ध धर्म से ही है। अगला जो आर्टिकल है वो 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और वह उनका पालन पोषण कर सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए किसी भी प्रकार की संस्था की स्थापना कर सकता है और उसको चला सकता है। यह बात कहता है आर्टिकल नंबर 26, ठीक है ना। 27 में क्या है, राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता, यानी कि जो राज्य सरकार है वो किसी स्पेशली एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए भाई कोई भी टैक्स वगैरह नहीं ले सकती, उसको बाध्य नहीं कर सकती। ये व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि भाई वो दे या ना दे,
ठीक है ना। ऐसा नहीं सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रही है, ये भाई हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है। अगला है आर्टिकल नंबर 28, राज्य विधि, विधि मतलब कानून, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भाई राज्य विधि के द्वारा अगर कोई संस्थान चलाया जा रहा शिक्षा एजुकेशनल, उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। कोई भी धर्म के ऊपर कहने का मतलब स्पेशली फोकस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। जो राज्य विधि जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह हो गए, कॉलेज वगैरह हो गए, इनमें या यूनिवर्सिटी वगैरह होगी, इनमें भाई किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। ये है भाई हमारा आर्टिकल नंबर 28। इससे जो अगला है भाई वो है हमारा आर्टिकल नंबर 29 और 30, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि आर्टिकल नंबर 29 से 30 में क्या संस्कृति और शिक्षा से संबंधी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन है। आर्टिकल नंबर 29 में क्या कहता है भाई, अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, जो हमारे अल्पसंख्यक है ना, उनकी वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग माइनॉरिटीज, उनके हितों के संरक्षण के लिए उनके पास क्या क्या अधिकार हैं भाई। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, और उस अल्पसंख्यक में कौन कौन से धर्म आते हैं हमारे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन, भाई ये हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक में आते हैं। अल्पसंख्यक वो होते हैं भाई जिनकी जो जनसंख्या है ना वो 50% से कम हो, ठीक है ना। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा को, लिपि को सुरक्षित रख सकता है भाई, जो उसके धर्म से रिलेटेड है, उसको पूरा पूरा अधिकार है, वो अपनी भाषा, लिपि वगैरह को क्या कर सकता है, संरक्षित करके रख सकता है। आर्टिकल नंबर जो 30 है, आर्टिकल नंबर 30 में भी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को पूरा पूरा अधिकार है। आर्टिकल नंबर 30 के तहत क्या है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी शिक्षण संस्थान चला सकता है भाई, व्यक्ति चला सकता है, लेकिन राज्य सरकार नहीं चला सकती। हमने उसमें पढ़ा था भी, राज्य सरकार कोई भी ऐसे संस्थान का निर्माण नहीं करेगी जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान चला सकता है। जैसे हमारे मदरसे हो गए भाई, मदरसों में जैसे जो मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती है उसमें, यानी कि आर्टिकल नंबर 30 के तहत कोई भी माइनॉरिटी वर्ग का व्यक्ति अपने धर्म से रिलेटेड क्या चला सकता है, शिक्षण संस्थान। अगला है भाई आर्टिकल नंबर 31, जो आर्टिकल नंबर 31 है भाई उसको संविधान में से हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो आज की क्लास है उसमें इतना ही। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं भाई वो हमारे 12 से 35 तक थे, ठीक है ना। हमने 12 से 31 तक पढ़े, 31 का तो वर्णन ही नहीं है, 30 तक पढ़े, ठीक है। जो बाकी के आर्टिकल अनुच्छेद हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आपसे मेरी गुजारिश यही रहेगी, रिक्वेस्ट यही रहेगी भाई, जितनी भी हमारी पीछे की सारी क्लासेज हो चुकी हैं उनके अच्छे से नोट्स बना लें, उनका बार बार रिवीजन करें, क्योंकि जो जीके मैंने पहले ही बोला था, जीके इतना आसान पोर्शन नहीं है भाई। एक बार लिख लिए बुक में और एक बार फिर वीडियो देख ली और वो कवर हो जाएगी भाई। इसको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है ना, तब जाके हमारी जीके कवर हो पाएगी, ठीक है ना। ये बहुत सारे, आपकी नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है भी जीके का याद ना होना। बस उसका एक ही सॉल्यूशन है, अच्छे से नोट्स बनाओ और अच्छे से फिर भाई उसका रिवीजन करो। बल्कि मैं तो ये कहूँगा एक बार अच्छे से नोट्स बना लिए फिर वीडियो को 2 की स्पीड पे करके देखिए, साथ के साथ आपका रिवीजन भी होगा और वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो भाई आज की क्लास में इतना, धन्यवाद।